अबे ये क्या आवाज आ रही है, इसमें कहीं फट ना जाए ये। गया भाई, ये तो खत्म है। अबे वीडियो बंद कर। यश मैंने तुझे कहा था ना इसके कैमरा में पक्का झोल है, मिल गया ना। पोको F7 5G F सीरीज का अब तक का सबसे तगड़ा स्मार्टफोन ये मैं नहीं, ये सारे क्रिएटर्स कह रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस फोन के अंदर बैटरी नहीं पूरा का पूरा पावर बैंक है। अब ये चीज किस हद तक पॉसिबल है वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे एंड आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इसकी ड्यूरेबिलिटी है, कितना ये फोन जो है एक दिन के अंदर बैटरी ड्रेन करता है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बॉक्स कंटेंट पे। तो देखो ऑलमोस्ट सारी ही चीजें जो है ना हमें इसके बॉक्स के साथ देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अगर मैं केस की बात करूं तो वो इस बार पोको ने ट्रांसपेरेंट नहीं दिया, काफी अच्छी बात है। इवन बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड मैं देख रहा हूं कि अब ट्रांसपेरेंट कवर से जो है ना शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी बात है एंड आपके लिए भी, क्योंकि आपको अलग से केस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब इसकी बिल्ड क्वालिटी पर नजर डालते हैं। सो इसका जो बैक पैनल है ना ये ग्लास बैक के साथ आता है। इवन यहाँ पर आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिलेगी, जिस वजह से यहाँ पर जो है ना हमें स्क्रैचेस के निशान पिछले 4 से 5 दिनों में जो है बिल्कुल फेस करने को नहीं मिले। तो ये मुझे काफी कूल थिंग लगी इस फोन में। इवन हमने पॉकेट में फोन के साथ जो है ना कीज एंड जो कॉइन्स वगैरह होते हैं वो भी रखे थे। उसके बावजूद अगर आप बैक पैनल को ध्यान से देखो ना तो एक भी खरोच नहीं आई। इट मींस इसका जो बैक पैनल है वो स्क्रैच रेसिस्टेंट है। इवन नॉर्मली फोन टेबल पर बहुत बार रखा गया है, उठाया गया है, तो उस सिचुएशन में भी जो है ना इसका जो कैमरा बम्प है बिना किसी स्क्रैचेस के साथ आज भी टिका हुआ है। इवन अगर मैं फ्रेम्स की बात करूं तो ये तो आप जानते होंगे कि ये एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ है, तो काफी टफ ड्यूरेबिलिटी मिलती है आपको फ्रेम्स के साथ। प्लस स्क्रैचेस के निशान तो भूल ही जाओ कि भाई आपको यहाँ पर मिलेंगे। इवन पोर्ट्स एंड बटन्स में मुझे इसकी एक अच्छी बात ये लगी कि ये फोन जो है ना आयर ब्लास्टर सपोर्ट करता है। लाइक अगर आप इस बजट के दूसरे फोन्स भी देखोगे ना तो कहीं ना कहीं उनमें आपको आयर ब्लास्टर की कमी खलती है, लेकिन वैसा कुछ प्रॉब्लम आपको इसके साथ नहीं होने वाला। तो ये मुझे इसके अंदर काफी बढ़िया बात लगी। बात कर लीजिए इन हैंड कंपैटिबिलिटी की। सो फोन पकड़ने में काफी कॉम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ पर वेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 7550 मिली एम्पियर की बैटरी है, तो उस हिसाब से वेट तो ज्यादा होना बनता है। बाय द वे अगर मैं ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो हमने इस फोन के अंदर ना 77% पर जो है बीजीएमआई खेलना स्टार्ट किया एंड लगातार 1 घंटा गेमिंग करने के बाद वहां पर जो बैटरी परसेंटेज था ना वो 63 आया। इट मीन सिर्फ जो है ज्यादा से ज्यादा 10 से 15% का बैटरी ड्रेनेज जो है हमें देखने को मिला लगातार 1 से 1.5 घंटा बीजीएमआई खेलने के बाद। और ये जो कहानी है ना आज से एक दिन पहले की है, जहां पर हमने इसे 63% पे छोड़ा था। और याद रखना ये 100% नहीं था, फोन 63 पे था। उसके बाद वहां पर हमने 4K कंटेंट देखा यूट्यूब पे, प्लस वहां पर हमने थोड़ी बहुत टीडीएम वगैरह भी खेले बीजीएमआई में एंड इरेंगल भी एक खेला। उसके बाद भी आज अगर इसकी बैटरी चेक करोगे ना तो 26% है। इट मींस इसका जो बैटरी रेंज है वो भी कम होता है, प्लस यहाँ पर आपको बैटरी कैपेसिटी जिस हिसाब से दी गई है ना उस हिसाब से जो है परफॉर्मेंस भी ये निकाल कर देगा बैटरी में। तो हाँ, मेरी टेस्टिंग के हिसाब से तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक चलता फिरता पावर बैंक ही है, क्योंकि इससे आप एक से दूसरे फोन को चार्ज कर सकते हो। लैपटॉप भी ये जो है ना आराम से चार्ज कर देता है। बढ़ते हैं डिस्प्ले पर। सो कितने नंबर्स हैं वो मायने नहीं रखते, एट द एंड यहाँ पर आपको क्वालिटी कैसी मिलती है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर बेजल्स तो भाई बहुत कम है इस फोन के अंदर। लाइक फ्लैगशिप लेवल वाली जो बातचीत होती है ना वो ये फोन डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहा है। इवन अगर आप यूट्यूब पर 4K में कंटेंट देख रहे हो या फिर नेटफ्लिक्स पर कंटेंट देख रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली भाई, एकदम मस्त वहां पर जो है आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। इसका जो डिस्प्ले है मुझे काफी टॉप नॉच लगा, क्योंकि यहाँ पर डॉल्बी विजन का सपोर्ट होने के कारण जो कलर्स एंड टोन्स होती है ना वीडियो के अंदर वो काफी परफेक्ट निकल कर आती है इस स्मार्टफोन में। बाकी हाँ, हॉट एप्स के साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी बहुत सारी दी गई हैं जिन्हें आप खुद से ही जो है अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग स्पीड है ना इस फोन की मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। एक बार में जब भी मैं किसी ऐप पर क्लिक कर रहा हूं ना तुरंत ही खुल जा रही है। इवन यहाँ पर जो है आप बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्स भी रन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। प्लस जो यूआई एक्सपीरियंस है इस फोन का HyperOS 2.0 है, जिस वजह से यहाँ पर आपको यूजिंग एक्सपीरियंस काफी इनहैंस देखने को मिलता है। लैगिंग इशू यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे इस फोन में। तो अगर आप इस फोन को यूआई के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो, यूजिंग एक्सपीरियंस के प्रोस्पेक्ट से देख रहे
हो तो भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके बाद यहाँ पर जो रैम टाइप है ना LPDDR5X देखने को मिलता है। एंड अगर मैं रोम टाइप की बात करूं तो वो है UFS 4.1। इट मींस अगर कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो या फिर अपलोड भी कर रहे हो वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे, तो भाई फास्टली हो जाएगी। वहां पर आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं होने वाली डाटा ट्रांसफर करते वक्त। चलिए अब इसके ना परफॉर्मेंस पर गौर करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें जो है ना स्नैपड्रैगन की 8s Gen 4 चिपसेट देखने को मिलती है इस फोन में। जब हमने Antutu बेंचमार्क निकाला तो वहां पर 2 मिलियन तो नहीं टच हुआ, 1.8 मिलियन के करीब निकल कर आया। हाँ, बहुत से क्रिएटर्स का जो है वहां पर 2 मिलियन भी निकल कर आया था। बाकी हमारी टेस्टिंग के हिसाब से तो 1.8 पर ही रुका। एंड अगर मैं BGMI में परफॉर्मेंस की बात करूं इस फोन की तो 90 FPS कांस्टेंट देखने को मिलता है, वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं हीटिंग की तो हाँ, फोन हीट होता है क्योंकि भाई इतनी बड़ी बैटरी कैपेसिटी है तो हीट होना बनता है। भले इसके अंदर वेपर कूलिंग चैम्बर सिस्टम दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप AC में भी गेम खेल रहे हो ना तो फोन कम से कम 40 डिग्री तक तो जाता है। इट मींस वहां पर आपको ये चीज तो फेस करनी ही पड़ेगी हीटिंग की। और हाँ, गेमर्स के लिए स्पेशली कहना चाहूंगा कि अगर इसे फुल चार्ज करके पूरा दिन भी BGMI खेलोगे ना तब भी इसकी ना कम से कम 10% बैटरी तो बच ही जाएगी। यानी गेमर्स के लिए ये फोन किसी वरदान से कम नहीं है। और अगर इसके अंदर 120 FPS आ गया आने वाले टाइम में तो समझो भाई इस फोन को कोई भी बीट नहीं कर सकता 30,000 के बजट में। लेकिन एक चीज मैंने BGMI खेलते वक्त नोटिस की, वो ये है कि जब मैं खेल रहा था ना BGMI इसमें, तो भाई जो मेरी उंगलियां हैं वो दर्द कर रही थी। लाइक जो एजेस होते हैं ना उंगली के, वो पेन कर रहे थे। हो सकता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो, किसी किसी को ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेम्स है ना इस फोन के अंदर एल्युमिनियम की बनी हुई है, जिस वजह से थोड़ा जो है मेरे को उंगलियों में इचनेस फील हुई। अब ये चीज कई लोगों के साथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बाकी आपको इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताओ। नाउ इसके कैमरा पे बढ़ते हैं। देखो स्पेक्स वगैरह की बात नहीं करूंगा, जो ग्राउंड रियलिटी है वही बताऊंगा। बात कर लीजिए पिक्चर्स की, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट पिक्चर्स काफी बढ़िया देखने को मिलती है आपको इस फोन में। हाँ, ये कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, लाइक हायर लेवल की जो फोटोग्राफी है उतनी निकल कर नहीं आती, पर बेसिक मैं कहूंगा कि एवरेज कैमरा जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। पिक्चर सैंपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, कमेंट करके बताओ कि आपको इनकी क्वालिटी कैसी लगी। अब जो ये पोको की F सीरीज है ना, ये बेसिकली परफॉर्मेंस सेंट्रिक होती है, सो वहां पर कैमरा में थोड़ी कटौती हर बार की जाती है। तो आपको इसके कैमरा से क्लिक की हुई पिक्चर्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। बात कर लीजिए फ्रंट कैमरा की, सो 20 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे कुछ इस टाइप की जो है सेल्फीज यहाँ पर निकल कर आती है। सैंपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, कमेंट करके बताओ कैसे लगे। बाकी अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहो तो भाई देखो, मुझे तो पिक्सल्स में कोई भी कमी नहीं लगी। अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी पिक्चर्स जो है ये निकाल कर दे रहा है, चाहे आप पोर्ट्रेट देखो या फिर नॉन पोर्ट्रेट, दोनों ही काफी बढ़िया लगे मुझे। एंड हाँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो सीरीज है ना ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ना कि कैमरा। इसी वजह से अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देखो तो बैक कैमरा से तो आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन अगर हम फ्रंट की बात करें तो वहां पर 1080p में ओनली 60 FPS का सपोर्ट है। अब देखो फ्लैगशिप फोन है तो भाई सब ये सोचते होंगे कि यार कम से कम फ्रंट पे भी 4K 60 मिले, लेकिन यहाँ पर 1080p में 60 FPS का सपोर्ट दिया गया है। तो ये मैं कहूंगा कि थोड़ा डाउनग्रेड लगा मुझे इस फोन में। बाकी इस पर आपके क्या विचार है मुझे जरूर बताना। अब मैं जो है ना इसको ड्यूरेबिलिटी किंग भी कहना चाहूंगा, क्योंकि भाई इस बजट में यहाँ पर आपको IP68 की वाटर रेटिंग मिलती है इस पोको F7 में, जहां दूसरे ब्रांड IP64, IP65 की रेटिंग दे रहे हैं, वहां पर पोको ने इस बार IP68 का जो है सपोर्ट हमें दिया है। तो ये मुझे काफी कमाल की बात लगी। लाइक 30,000 रुपए के हिसाब से ड्यूरेबिलिटी में भी ये फोन काफी टॉप नॉच है। बट द पॉइंट इज, क्या हमें इस पोको F7 पर जाना चाहिए, इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, आप इस फोन की तरफ जा सकते हो अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए तो, क्योंकि भाई कैमरा उतना खास नहीं है इस फोन का, पहले ही बता देता हूं। इसीलिए कैमरा वाला पार्ट मैंने ज्यादा कवर नहीं किया। परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताया, ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताया, बैटरी के बारे में बताया, क्योंकि उन सब मामलों में ये फोन भाई इस बजट में आग लगा रहा है और इसके कंपैरिजन में कहूंगा दूसरा कोई भी फोन नहीं है अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस देख रहे हो तो। बात कर ले प्राइसिंग की, सो इसका जो बेस वेरिएंट कंपनी ने रखा है वो 12GB 256GB है। कि ये फोन 32,000 रुपए के हिसाब से जो स्पेक्स दे रहा है काफी बढ़िया है। एंड अगर आप ऑफर वगैरह भी लगाओगे ना तो वहां पर ये आपको 29 से 30,000 रुपए का भी पड़ जाएगा। इट मींस 30,000 रुपए के हिसाब से ये फोन वैल्यू फॉर मनी है, आप डेफिनेटली जा सकते हो। बाकी अगर आपकी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, इस वीडियो का कंपैरिजन जरूर देख लेना Infinix GT30 Pro से, जो आने वाले कुछ दिनों में आने वाला है।